हेलो दोस्तों, मैं ए के सोनी प्रगति क्लास रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट है। जिन्होंने प्राचीन भारत का प्रैक्टिस सेट ना देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला प्रश्न है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले सेनापति का जो नाम था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया था और इसमें राजा दाहिर पराजित हुए थे। ठीक है, तो भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। ठीक है, तो अरब मुस्लिम, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण किया था, जिसमें राजा दाहिर पराजित हो गए थे। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। महमूद का मतलब महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी जो है गजनी का शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कुल कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण इसने भारत पे किया था 1001 में, 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के ऊपर। इसमें राजा जयपाल पराजित हुए थे। ठीक है, और इसका 16वां जो आक्रमण हुआ था, ये बहुत चर्चित आक्रमण है। 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था, सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। ठीक है, और उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, वहाँ पर संपत्ति को लूटा बहुत। और इसका 17वां और आखिरी जो आक्रमण हुआ था वो खोखरों के बीच में हुआ था, इसमें खोखर क्या हुए थे? पराजित हुए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, गजनी। अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोहम्मद गौरी। तराइन की दूसरी लड़ाई जो है 1192 में हुआ था, और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो तराइन, ये दोनों ही युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि दूसरे युद्ध की बात कर रहा है। तराइन का दूसरी लड़ाई 1192, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। तो ऑप्शन नंबर बी है, तराइन की दूसरी लड़ाई। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 1206 ईस्वी में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 से शुरू हुआ था। और दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक था तुर्क शासक था, क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो पहला जो शासक था वो कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 में। और अगर कानूनी रूप से पहला शासक पूछा जाए तो इल्तुतमिश थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, 1206 ईस्वी में। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो समय है 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा है, 1206 से 1526। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, गौरी वंश। ठीक है, तो महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी ये भारत के शासक नहीं रहे कभी, ये गजनी के शासक थे दोनों। ठीक है, तो भारत का जो पहला शासक बन रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपका पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश थे।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका डी सही है, गौरी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे गौरी वंश ने राज नहीं किया। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखें, यानी क्रम से सजाना है इनको। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, क्योंकि पहले इलवरी तुर्क वंश आए थे, इलवरी तुर्क, इसके बाद खिलजी वंश आया, इसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। सबसे पहले इलवरी तुर्क वंश, फिर इसके बाद खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है, फिर लोधी वंश। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? किस शताब्दी में? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इसका निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इसका जो कार्य पूरा जो करवाया था वो इल्तुतमिश ने इसका कार्य पूरा करवाया था। ठीक है, और कुतुब मीनार शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य का जो प्रारंभ है वो कौन करवा रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार को पूरा कौन करवा रहा है? तो इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का उद्वारक कौन था? तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, और सल्तनत का जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक माना गया है वो इल्तुतमिश को ही माना गया है। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, हौज ई सुल्तानी एक है। तो हौज ई सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है जिसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज के प्रवर्तक किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बलबन। और बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा भी आरंभ की थी। और बलबन जो है वो 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बना था, जिसे तुर्कानी चैलगानी नाम से जाना जाता था, उसका एक सदस्य था। तो तुर्कानी चैलगानी जो है वो किसके शासनकाल में बना था? तो इल्तुतमिश। और तुर्कानी चैलगानी को समाप्त कौन कर रहा है? तो बलबन। बलबन जो है तुर्कान ए चैलगानी का भी एक सदस्य था। अगला प्रश्न है, चैलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान था? ऑप्शन नंबर बी, बलबन। और तुर्कानी चैलगानी या फोर्टी को इसका गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। उसको भंग कौन कर रहा है? बलबन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बलबन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तुर्क। ठीक है, खिलजी जो है मूलतः तुर्क थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था? तो ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। अगला प्रश्न है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना एवं सेना को नगद वेतन दिया था,
और उनके हुलिया को लिखने की प्रथा का चलन प्रारंभ किया था। और घोड़े दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, गुजरात के वघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, करनदेव। अगला प्रश्न है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मलिक गाफूर। ठीक है, और मदुरई तक पहुंचने वाला मलिक गाफूर दिल्ली का प्रथम सेनापति था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मलिक गाफूर। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाप था। और खिलजी वंश का कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा 4 योजनाएं शुरू की गई थी, चारों क्या हो गई थी, विफल हो गई थी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और सर्वप्रथम जो जजिया का जो लगाया गया था तो सिंध के निवासियों पर लगाया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के निवासियों पर। या आपसे पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो भारतीय उपमहाद्वीप अगर शब्द है तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था सर्वप्रथम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जजिया कर क्या था, एक धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। मोरक्को कहाँ, अफ्रीका में। ठीक है, तो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था ये, और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, मोरक्को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक में ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी, जिसमें कुछ प्रमुख नगर थे, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। जूना खां की याद में कौन बसाया था? जौनपुर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा शासन किया था, और सबसे कम पूछा जाए तो खिलजी वंश ने। और इनका क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले गुलाम वंश या दास वंश, इसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, सैयद वंश। तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोधी वंश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सैयद वंश। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो तुगलकाबाद का किला बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। तो ए का चौथा होगा, लाल किला ये शाहजहाँ हो गया, हौज खास ये फिरोज शाह तुगलक,
और द सिटी ऑफ सीरी, तो इसका अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्थापत्य कला। ठीक है, और स्थापत्य कला को इंडो इस्लामी शैली के नाम से भी जाना जाता है, इंडो इस्लामी शैली। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, कुतुब मीनार है और अलाई दरवाज़ा है, ये सब स्थापत्य कला शैली के ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो पीर का मतलब होता है गुरु, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूफियों का गुरु। और मुरीद का मतलब होता है शिष्य। ठीक है, पीर का मतलब गुरु और मुरीद का मतलब शिष्य होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूफियों का गुरु। अगला प्रश्न है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फारस, पर्सिया। ठीक है, इसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान और इतिहासकार। और डी ऑप्शन दे रहा है उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए भारत का तोता किसे कहते हैं या तूतीय हिंद, तो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। और इनके गुरु का जो नाम था निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे तोता हिंद कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमीर खुसरो। ठीक है, और अमीर खुसरो ने सितार एवं तबले का भी आविष्कार किया है और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो भारत के तमिल क्षेत्र में भक्ति की दो संत धाराएं, जिनका नाम था अलवार और दूसरी थी नयनार। ठीक है, अलवार और नयनार, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, संत तुकाराम। ठीक है, तो शिवाजी के समकालीन मराठा संत थे संत तुकाराम। और रामदास छत्रपति शिवाजी के क्या थे? गुरु थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संगम वंश। संगम वंश के थे हरिहर एवं बुक्का। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की गई थी संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। अगला प्रश्न है, गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, हरिहर द्वितीय। अगला प्रश्न है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निकोलो डी कॉन्टी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, विजयनगर। ठीक है, और कृष्णदेव राय जो है वो बाबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमुक्त माल्यद। ठीक है, ये तेलुगु भाषा में थी और इनकी संस्कृत भाषा में एक थी जाम्बती कल्याणम। ठीक है, और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, अमुक्त माल्यद। किस भाषा में थी? तेलुगु में। और एक और लिखी थी संस्कृत भाषा में इन्होंने, जाम्बती कल्याणम। अगला प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? तो मध्यकालीन
विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल हम्पी कहते हैं। ठीक है, और हम्पी नगर कर्नाटक में है। और हम्पी जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। अगला प्रश्न है, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? तो हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, हरिहर एवं बुक्का। और हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, और ये संगम वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, मरमर भित्ति से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। तो जो गोल गुम्बज है वो कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित, ठीक है, कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है गोल गुम्बज। और इसका जो निर्माण कार्य का प्रारंभ किया था वो बहुमन शासक थे मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। इन्होंने क्या किया था, गोल गुम्बज का निर्माण का कार्य का प्रारंभ किया था। और इसको पूर्ण किसने कराया था? तो अली आदिल शाह द्वितीय ने इसको पूर्ण कराया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। और अगर इसमें पूछता पूर्ण किसने कराया था, तो अली आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आदिल शाह। अगला प्रश्न है, गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो निर्माण है मोहम्मद आदिल शाह ने 17वीं शताब्दी में निर्माण कराया था इसका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राणा कुंभा। ठीक है, विजय स्तंभ या टावर ऑफ विक्ट्री भी प्रश्न करके आ जाता है, टावर ऑफ विक्ट्री। और विजय स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष भी क्या कहा जाता है। और इस स्तंभ की गणना भारत में सबसे आश्चर्यजनक मीनारों में की जाती है, विजय स्तंभ की, या इसी को क्या कहा जाएगा, टावर ऑफ विक्ट्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1526। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1526। और बाबर ने अपना प्रथम जो आक्रमण है 1519 में किया था, जिसमें यूसुफ सुई जाति थी बाजौर एवं बेहरा। ठीक है, बाजौर एवं बेहरा को इसने जीत लिया था 1519 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई? तो ऑप्शन नंबर ए, बाबर एवं लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर एवं लोदी, लोदी इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए, बाबर। ठीक है, मुगल वंश की क्या की इसने स्थापना की थी 1526 में। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हो रही थी? 21 अप्रैल 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलक युद्ध नीति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बाबर। ठीक है, और बाबर को मुबैया नामक पदशैली का जन्मदाता भी माना जाता है। मुबैया नामक
पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। अगला प्रश्न है खानबाग के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राणा सांगा। तो खानबाग का युद्ध जो है 1527 में हुआ था और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आगरा। अगर पूछा मृत्यु कहाँ हुई थी तो आगरा में हुई थी और इसके शव को दफनाया कहाँ गया तो काबुल में। अगला प्रश्न है पुराना किला किसने बनवाया, यानी कि दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, शेर शाह सूरी के द्वारा। ठीक है, और शेर शाह सूरी का बचपन का नाम पूछा है तो बचपन का नाम था फरीद। शेर शाह सूरी के 3 नाम थे, बचपन का नाम फरीद और शेर मारने के उपलक्ष्य में बहार खां लोहानी ने इनका नाम शेर खां रखा था और चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने अपना नाम बदलकर शेर शाह सूरी रख लिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका बी होगा, शेर शाह सूरी, पुराना किला का निर्माण, यानी कि दिल्ली के पुराने किला का निर्माण। अगला प्रश्न है 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान बाहर कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कन्नौज, या इसी को बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। चौसा का युद्ध जो हुआ था हुमायूं और शेर खान के बीच और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हो रहा है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। शेर खान ही शेर शाह सूरी है, चौसा के युद्ध के बाद उसने अपना नाम बदल के शेर शाह सूरी रख लिया था। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेरक मिर्जा घियात। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में। जो इनकी पत्नी यानी कि हुमायूं की पत्नी हमीदा बानू बेगम या इनको हाजी बेगम भी कहा जाता है, इन्होंने बनवाया था इसको। अगला प्रश्न है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शेरशाह। ठीक है, तो टोडरमल जो है अकबर से पहले शेरशाह सूरी के अधीन थे। अगला प्रश्न है अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। और अकबर का संरक्षक पूछा जाए तो बैरम खां। और अकबर का जो राज्याभिषेक हो रहा है 13 वर्ष की आयु में पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया था। उस समय अकबर की जो उम्र थी वो 13 वर्ष थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 13। अगला प्रश्न है हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, डी अकबर। ठीक है, अकबर 13 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ था पंजाब के गुरुदासपुर के जिले के कालानौर नामक स्थान पर। ठीक है, अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, अकबर और हेमू। तो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजय हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर नामा नामक पुस्तक की रचना की थी, अकबर नामा। और अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, उनमें एक अबुल फजल भी थे। और इस अकबर नामा के इस पुस्तक के 3 खंड हैं। तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन सही होगा, अबुल फजल। ठीक है, और इसका अंतिम और तीसरा खंड है आईने अकबरी।
अगला प्रश्न है अकबरनामा और आईने अकबरी द्वारा लिखित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, अबुल फजल। अगला प्रश्न है वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन थे जिसका अकबर बहुत सम्मान करते थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, हरि विजय। और हरि विजय को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हरि विजय। और हरि विजय को अकबर ने किसकी उपाधि दी थी, जगत गुरु। अगला प्रश्न है 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गण कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, अकबर और राणा प्रताप सिंह। ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में हुआ था, और इस युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो मान सिंह और आसफ खान ने किया था, और इसमें अकबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है मनसौदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, नहीं, मनसौदारी प्रणाली, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, अकबर। ठीक है, तो अकबर की मनसौदारी व्यवस्था जो है वो मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, और यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के निकट फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। ठीक है, अकबर के समय इसका निर्माण किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था, तो ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। ठीक है, और इबादत खाना कहाँ पे था, तो यह फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था, रीजेंट का मतलब संरक्षक, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बैरम खां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अकबर। ठीक है, तो अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था, 1563 में तीर्थ कर बंद कर दिया था, और 1564 में जजिया का मतलब धार्मिक कर समाप्त कर दिया था, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 1/3। ठीक है, और यह भी अकबर के शासनकाल की व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अकबर। तो दीन ए इलाही ये 1582 में प्रारंभ किया गया था। दीन ए इलाही का मतलब है एकेश्वरवाद, यानी कि सभी के ईश्वर एक हैं, यानी कि एक धर्म। ठीक है, और दीन ए इलाही को मानने वाले प्रथम अनुयायी थे बीरबल, लेकिन बाद में सहयोग के अभाव में ये बंद हो गया था आपका दीन ए इलाही।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बैरम खां और अकबर। ठीक है, तो अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। अगला प्रश्न है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को खिताब मिला था जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, जहांगीर। तो जहांगीर शब्द का मतलब है विश्व विजेता। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज्मनामा यानी युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, महाभारत। अगला प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, विश्व विजेता। अगला प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जहांगीर। ठीक है, और नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुनिसा था। और जहांगीर ने नूरजहां से जो विवाह किया था 1611 में किया था। ठीक है, जब विवाह किया था तब उसका नाम मेहरुनिसा था, विवाह के बाद इसका नाम नूरजहां रख दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाबर और जहांगीर। तो बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा तुर्की भाषा में। और जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखी थी, तुझके ए जहांगीरी। और अगर पूछा जाए तुझके ए जहांगीरी को पूरा किसने किया था, तो मोतबिंद खां ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर ने तंबाकू, शराब, भांग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया? तो यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई या जोधाबाई। ठीक है, यह जोधपुर के राजा थे उदय सिंह, इनकी पुत्री थी जोधाबाई, इन्हीं के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। तो शाहजहां की जो माता थी वो कौन सी थी? जोधाबाई। और शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरण की? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, आगरा। तो मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। और दिल्ली के लाल किले में भी मोती मस्जिद का निर्माण उसने औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आगरा। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे भरना है पहले किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शाहजहां। तो शाहजहां को उसकी शेष ज़िंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो शाहजहां औरंगजेब के पिता थे और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया गया था और वहीं पर 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शाहजहां। औरंगजेब शाहजहां का क्या था? पुत्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुअज्जम। ठीक है, इसको साहिब ए खबर भी कहा जाता है और यह बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट बना था। तो मुअज्जम।
ठीक है। इसका एक अन्य नाम भी है शाह बेखबर, और ये सम्राट किस नाम से बना था? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुअज्जम। अगला प्रश्न है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। ठीक है, तो भारत में बीवी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दौरानी की याद में कराया था, और इसको ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ताजमहल। ठीक है, और ताजमहल पूर्णतः किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। और ताजमहल का जो निर्माण है शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे आगरा का ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, यह 22 वर्षों में बन के तैयार हुआ था। 1653 में बनकर यह तैयार हुआ था, और इसके ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ताजमहल। अगला प्रश्न है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। ये क्या है? ये गलत है। क्या रखना, ताजमहल में कुरान की आयतें जो है उत्कीर्ण की गई हैं। ठीक है, यानी कि ताजमहल पर कुरान की जो आयतें लिखी गई हैं, और ये लिखने का जो काम किया गया था अमानत खां सिराजी ने किया था। अमानत खां सिराजी। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 17वीं सदी में। और 17वीं सदी में जामा मस्जिद का जो निर्माण है शाहजहां ने कराया था, और इस मस्जिद में 3 प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने जाया करते थे, और उत्तरी और दक्षिणी प्रवेश द्वार से आम प्रजा जाती थी। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आपका 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था, और लाल किले का जो निर्माण है लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। अगला प्रश्न है, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोहम्मद शाह। 1739 का करनाल का जो युद्ध है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था, और इस युद्ध में नादिर शाह को विजय मिली थी। ठीक है, और नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा भी ले गया था मुगल शासन से। अगला प्रश्न है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 1540 में किन 2 स्थानों पर पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चौसा तथा कन्नौज। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। ठीक है, चौसा के युद्ध में शेर खान नाम था। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने अपना नाम बदलकर शेरशाह सूरी रख लिया था, और इसके शेर खान का बचपन का नाम या शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, चौसा तथा कन्नौज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसालित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा निर्मित
ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पूर्व बंगाल। ऑप्शन नंबर वो पेज नंबर अगला है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ती हुई हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, कालिंजर। ठीक है, तो कालिंजर में तो फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी 1545 में। और कालिंजर का अगर शासक पूछा जाए कौन था, तो कीरत सिंह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कालिंजर। अगला प्रश्न है शिवाजी के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रामदास। ठीक, शिवाजी का पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। और इनके शिक्षक एवं संरक्षक पूछा जाए तो कौंडदेव थे। और शिवाजी का जो जन्म है 1627 ईस्वी में पूना के निकट सेवनेर के दुर्ग में हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, रामदास। अगला प्रश्न है उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, शिवाजी। अगला प्रश्न है शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, शाइस्ता खान। शाइस्ता खान जो है औरंगजेब के मामा थे। अगला प्रश्न है शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, 2 बार। पहली बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में। अगला प्रश्न है 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी, तो वीर पत्नी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ताराबाई। तो ऑप्शन इसका प्रश्न नंबर है अगला शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक तो 1627 में तो जन्म हुआ था, तो राज्याभिषेक इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1674 में। सोलह सौ चौहत्तर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? रायगढ़ में हुआ था, जो शिवाजी की क्या थी, राजधानी थी, रायगढ़। और 1674 में ही इनकी माता जीजाबाई का क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1674। अगला प्रश्न है शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अष्टप्रधान। ठीक है, तो अष्टप्रधान के अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें पेशवा, अमत, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव और न्यायाधीश होते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न है जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शाह आलम द्वितीय। उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है 1761 में हो रही है, ये अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। और इस युद्ध में मराठों की हुई थी, हार हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है बाणगांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1779। ठीक है, यह इसे बड़गांव की संधि के नाम से भी जाना जाता है। यह मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी ये संधि। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1779। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सालवाई। ठीक है, और ये कब हुई थी? 1782 में। अंग्रेज और महादजी सिंधिया के बीच में यह संधि हुई थी। तो इसका प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सालवाई। अगला प्रश्न है शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, पूना।
अगला प्रश्न है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसमें आपको प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट की जो लिंक है आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।